Hello, dear students. Hope you all are good, and I'm also good. I'm Sucheta Rajput, as you know. So, start करते हैं अपना next topic. A growing middle class envisages and to privileges. इसमें क्या हुआ था कि पहले भी फ्रांस में जो पीजेंट्स और जो वर्कर्स लोग जो थे, पीजेंट्स मीन्स किसान, वर्कर्स मीन्स मजदूर, उन्होंने पहले भी टैक्सेस और फूड शॉर्टेज के खिलाफ प्रोटेस्ट कर चुके थे। मतलब पहले भी टैक्सेस और खाने की कमी के खिलाफ वो कई बार पहले भी प्रोटेस्ट कर चुके थे, लेकिन उनके पास क्या नहीं था? रिसोर्सेज नहीं थी, प्लानिंग नहीं थी और लीडरशिप नहीं थी। किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी वर्क को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें उन रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, उन साधनों की ज़रूरत होती है, प्लानिंग की ज़रूरत होती है कि हमें क्या चीज़ कब कैसे किस टाइम पर करनी है। और सबसे बड़ी चीज़ लीडरशिप की, कि एक लीडर होना चाहिए। एक मेन, हर एक उसमें एक लीडर होता है। किसी भी काम के लिए लीडरशिप होना बहुत ज़रूरी है ना? लीडर होना ज़रूरी है। तो वो तीनों ही चीज़ें उन लोगों के पास नहीं थी, कॉमन पीपल के पास, कि वे सोसाइटी और इकोनॉमी के पूरे सिस्टम को चेंज कर सकें। जब उनके पास ये चीज़ें नहीं थी तो वो कैसे कोई चीज़ करते? नहीं कर सकते थे। इसीलिए बड़ा चेंज लाने का काम थर्ड स्टेट के उन लोगों ने किया जो कौन थे? जो रिच हो चुके थे और जो एजुकेटेड हो चुके थे। मतलब उन लोगों ने फिर ये काम करा जो रिच हो चुके थे और जो पढ़ लिख चुके थे, एजुकेटेड हो चुके थे। ठीक है। उसके बाद 18 सेंचुरी में नया सोशल ग्रुप सामने आया, जिसमें मिडिल क्लास ग्रुप, जिसको मिडिल क्लास ग्रुप कहा गया। ठीक है ना? इस मिडिल क्लास ने अपनी एक वेल्थ ओवरसीज ट्रेड बनाई। मतलब इन्होंने क्या काम करना शुरू करा? दूसरे देशों के साथ बिजनेस करना शुरू करा, व्यापार करना शुरू करा, और मैन्युफैक्चरिंग और फैक्ट्रीज में गुड्स बनाना शुरू करा, जिससे कि उनकी कमाई हो, अर्निंग हो। ठीक है। अब ये लोग किस चीज़ का काम करते थे? वूलन और सिल्क का के कपड़ों का काम करते थे और इसे दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करते थे। मतलब बाहर देशों में एक्सपोर्ट करते थे, या फिर इनको सोसाइटी की ही रिच और अमीर लोग इन्हें परचेज करते थे। ठीक है। अब थर्ड स्टेट्स में सिर्फ मर्चेंट्स ही नहीं थे और मैन्युफैक्चरर्स ही नहीं थे, इनके अलावा कौन थे? लॉयर्स भी थे, डॉक्टर्स भी थे, आपके टीचर्स भी थे, और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स जैसे प्रोफेशनल्स भी इसमें शामिल थे इस काम में। ठीक है। उसके बाद ये सभी लोग क्या हो गए? एजुकेटेड थे। ये सभी लोग क्या थे? एजुकेटेड थे। ठीक है। और उनका मानना क्या था? कि सोसाइटी में किसी भी ग्रुप को सिर्फ बर्थ के आधार पर स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं मिलनी चाहिए, मतलब स्पेशल राइट्स नहीं मिलने चाहिए। ये नहीं कि वो एक मतलब वेल रेपुटेड फैमिली से है, या वो डॉक्टर की फैमिली से है, या वो किसी हाई सोसाइटी फैमिली से है तो उसको उसके हिसाब से स्पेशल राइट्स मिले, नहीं मिलने चाहिए। ये उन एजुकेटेड लोगों का कहना था कि उसको जो राइट्स मिलने चाहिए, जो उसको स्पेशल प्रिविलेजेस मिलने चाहिए, वो उसकी एबिलिटी, उसके हार्ड वर्किंग और उसके टैलेंट और उसके मेरिट के अकॉर्डिंग मिलने चाहिए। ठीक है। अब इन आइडियाज को कई फेमस फिलोसफर्स ने आगे बढ़ाया। ठीक है। और वो फिलोसफर्स कौन कौन थे? जॉन लॉक ने कहा कि राजा को अनलिमिटेड पावर नहीं होनी चाहिए। ठीक है। मतलब राजा को अनलिमिटेड पावर नहीं दी जानी चाहिए, ये उन फिलोसफर्स का कहना भी था। और भगवान की तरफ से तो नहीं आती कोई पावर, या भगवान कोई पावर तो नहीं देता। पावर हम लोग देते हैं। हम किसी को वोट देते हैं, उसको वोट देकर उसे हम विन करवाते हैं, तो ऑब्वियसली उसके पास पावर आ जाएगी ना। जब हम उसे वोट देंगे
सपोर्ट करेंगे तो पावर आ जाएगी कि वो हमारे खिलाफ लड़े या हमारी पूरी सोसाइटी के खिलाफ लड़े, है ना। तो यही चीज़ें थी। तो यही कहना था उन फिलोसफर्स का कि मतलब किंग को अनलिमिटेड पावर नहीं देनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए उसके पास। और पावर कोई भगवान की तरफ से तो आती नहीं है, पावर हम लोग ही देते हैं। अब जीन जैक रूसे ने कहा कि गवर्नमेंट लोगों और रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच सोशल कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर बननी चाहिए। सोशल कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर मीन्स मतलब जीन जैक रूसे ने कहा कि गवर्नमेंट ऐसी नहीं चलनी चाहिए कि राजा जो चाहे वो करे, ठीक है ना। ये नहीं कि मतलब राजा का जो मन आए वो करे, कि वो राजा है इसलिए वो कुछ भी कर सकता है, तो उसको ये चीज़ें या ये राइट्स नहीं मिलने चाहिए। गवर्नमेंट जो है कि गवर्नमेंट एक मतलब सोशल ग्रुप मतलब मीन्स हमारे हिसाब से उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट लोगों और रिप्रेजेंटेटिव्स कौन होते हैं, जो चुने गए लीडर्स जिनको हम चुनते हैं, उनके बीच एक सोशल कल्चर, एक सोशल समझौते पर बननी चाहिए। मतलब हमारे और जो रिप्रेजेंटेटिव्स चुने गए हैं उनके समझौतों से गवर्नमेंट बननी चाहिए, ठीक है। तो ये कहना था और उन जीन जैक रूसे का, ठीक है। अब वहीं पर ही जो मॉन्स्टिक्यू ने आइडिया दिया, उसने क्या आइडिया दिया कि गवर्नमेंट की पावर जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होनी चाहिए। अब वो 3 पार्ट्स कौन कौन से थे? वो थे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ठीक है ना। ये नहीं कि मतलब एक ही के हाथ में आप पावर दे दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। उस पावर को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए, होनी चाहिए। लेजिस्लेटिव क्या होता है? लेजिस्लेटिव होता है कि जिसका काम होता है लॉज बनाना, ठीक है, लॉज बनाना। और एग्जीक्यूटिव का काम होता है उन लॉज पर काम करना, मतलब उन लागू करना, फॉलो करना। जो फॉलो करवाते हैं और गवर्नमेंट चलाते हैं, ठीक है। फिर जुडिशरी जिसका काम होता है जस्टिस करना, क्या व्हाट्स रॉन्ग एंड व्हाट्स राइट, क्या सही है और क्या गलत है। जैसे कि एक कोर्ट करती है, एक कोर्ट में जज होते हैं, तो जज अगर को लगता है वो सही है तो वो उस पर डिसीजन देती है, उन्हें लगता है वो गलत है जो भी कोई काम है तो वो उस पर भी डिसीजन देती है। तो ये चीज़ें थी जो मॉन्स्टेक्यू ने कहा कि मतलब ये जो पावर हैं गवर्नमेंट को जो 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी को, इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड होनी चाहिए कि। और फिर क्या हुआ, बाद में इसी मॉडल को यूएसए में भी अपनाया गया, इन्हीं चीज़ों को। मैं इसको थोड़ा आपको और इजी करने के लिए बता देती हूँ कि जैसे स्कूल में एक प्रिंसिपल होते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल के तौर पर एक प्रिंसिपल होते हैं। प्रिंसिपल क्या करते हैं? रूल्स बनाते हैं कि मतलब टाइम टेबल बनाते हैं, है ना। प्रिंसिपल शेड्यूल वो करते हैं, सेट करते हैं कि स्कूल की यूनिफॉर्म क्या होनी चाहिए, उसका कलर क्या होना चाहिए, ठीक है, ये कर दिया। अब उसको ये हो गया आपका लेजिस्लेटिव कि प्रिंसिपल ने या आपके कोई हाँ प्रिंसिपल ने ये चीज़ें और स्कूल की टाइमिंग ये होनी चाहिए, ठीक है, ये सेट कर दिया प्रिंसिपल सर ने। उसके बाद उसको फॉलो किया, उसको लागू करा किसने? टीचर्स ने। बच्चों पर कि मतलब उनको देखा कि बच्चे टाइम पर आ रहे हैं स्कूल पे और उनकी ड्रेसेस का कोड जो है वो सही है या नहीं है, ये सब चीज़ें उन्होंने उन पे फॉलो करी कि बच्चों को उन्होंने बता दिया कि आपका ड्रेस का कलर ये है, आपकी ड्रेस ये है और आपका और जो भी ठीक है उन्होंने
रूल्स लागू करवा दे। फिर आया आपका जुडिशरी में अगर कोई स्टूडेंट रूल तोड़ता है, जैसे वो नहीं पहन कर लाया, वो उस कलर की ड्रेस वो नहीं पहन कर लाया, ठीक है ना, वो स्कूल टाइम पे नहीं आ रहा है या जो भी कुछ है, तो उन चीज़ों को प्रिंसिपल या डिसिप्लिन कमेटी डिसाइड करती है कि अब इसको पनिशमेंट देनी है या डिसीजन होगा। ठीक है, मतलब न्याय या फैसला देना वो प्रिंसिपल और प्रिंसिपल और या डिसिप्लिन कमेटी डिसाइड करती है। तो समझ में आया कि लेजिस्लेटिव प्रिंसिपल हो गया आपकी, एग्जीक्यूटिव टीचर हो गया आपकी, और जुडिशरी जो कमेटी होती है, पूरी कमेटी जब बैठती है, ठीक है, फिर वो डिसाइड करती है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये बता दिया मैंने आपको। तो ये था कि ये कहा था, इसने कहा था, ये कहा था मॉन्टेस्क्यू ने ये आइडिया दिया था। इस सोसाइटी में स्प्रेड होने लगे, फैलने लगे, लोग इन आइडियाज़ पर बात करने लगे, सलून्स पर बात करने लगे, कॉफ़ी शॉप पर बात करने लगे, और मीटिंग्स में डिस्कशन हुआ इस बारे में। और कई बार एजुकेटेड लोग इन बुक्स और न्यूज़पेपर्स को उन लोगों के लिए जोर जोर से पढ़ते थे जो अनएजुकेटेड थे, मतलब जो एजुकेटेड नहीं थे, ठीक है, उन लोगों को पढ़कर सुनाते थे। इस बीच जब लोगों को पता चला कि लुइस किंग 16 सरकार के खर्च पूरे करने के लिए टैक्स और बढ़ाने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो लोगों को क्या हुआ, और गुस्सा आ गया और उनका पारा बढ़ गया। बोलते हैं ना पारा बढ़ना, तो और उनको गुस्सा आ गया। इसके कारण लोगों ने प्रिविलेज सिस्टम मतलब स्पेशल राइट्स के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब यही आइडियाज और प्रोटेस्ट आगे जाकर क्या हुए, फ्रेंच रेवोल्यूशन के इंपॉर्टेंट कारण बने। ठीक है, होप सो आपको समझ में आया होगा। मैं फिर भी एक आपको इसका ओवर, अ ग्रोइंग मिडिल क्लास इनविसेजेस एंड टू प्रिविलेजेस। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि पहले पीजेंट्स और वर्कर्स ने रिवॉल्ट किया, लेकिन उनके पास क्या नहीं थी, रिसोर्सेज नहीं थे, प्लानिंग नहीं थी, ठीक है, और लीडर्स नहीं थे कि जिससे वो सोसाइटी में ये बड़ा चेंज ला सकें। सोसाइटी में बड़ा चेंज लाने के लिए ये सब चीज़ें उनके पास नहीं थी। ठीक है, इसलिए मेजर चेंज लाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो थर्ड स्टेज के एजुकेटेड और मिडिल क्लास लोगों पर आ गई। अब 18th सेंचुरी में एक न्यू मिडिल क्लास डेवलप हुआ, जो क्या था, प्रॉस्पेरस था, मतलब फाइनेंशियली स्ट्रांग था, रिच थे, अमीर लोग थे। ये मिडिल क्लास अपनी वेल ट्रेड, व्यापार और मैन्युफैक्चरिंग गुड्स बनाना मतलब से कमाते थे। ठीक है, ये कौन से मिडिल क्लास थे, वो थे जो वेल ट्रेड मतलब व्यापार करते थे और मैन्युफैक्चरिंग सामान बनाते थे और उससे पैसा कमाते थे। अब इसमें जो लोग शामिल थे वो कौन कौन थे, मर्चेंट्स थे, व्यापारी थे, मैन्युफैक्चरर्स थे, लॉयर्स थे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स वाले लोग थे। ये लोग एजुकेटेड थे और न्यू आइडियाज से इन्फ्लुएंस थे। ठीक है, अब इनका मानना था कि कोई भी व्यक्ति सिर्फ जन्म बर्थ के आधार पर प्रिविलेजेस नहीं होनी चाहिए, या इनको प्रिविलेजेस जन्म के अकॉर्डिंग, बर्थ के अकॉर्डिंग नहीं मिलनी चाहिए, स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं मिलनी चाहिए। उनका बिलीव था माना था कि हर व्यक्ति की पोजीशन अपने मेरिट की योग्यता के बेसिस पर होनी चाहिए, उसके हार्ड वर्किंग की अकॉर्डिंग होनी चाहिए। फिलोसफर्स के आइडियाज जो थे, जॉन लॉकी किंग की अनलिमिटेड पावर के खिलाफ था। जो जॉन लॉक था वो किंग को जो अनलिमिटेड पावर मिली हुई थी वो उसके अगेंस्ट था। रूसे गवर्नमेंट, पीपल और रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच सोशल कॉन्ट्रैक्ट पर होनी चाहिए। ठीक है,
गवर्नमेंट जो है वो लोगों और सोशल कॉन्ट्रैक्ट पर होनी चाहिए। रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं उन पर होनी चाहिए गवर्नमेंट। मॉन्टेस्क्यू पावर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए। मॉन्टेस्क्यू ने कहा कि पावर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। अब ये आइडियाज़ बुक और न्यूज़पेपर, सलून्स और कॉफ़ी हाउसेस में स्प्रेड हुए, फैल गए। जब लुइस 16 ने टैक्सेस बढ़ाने की प्लानिंग की तो लोगों में एंगर और प्रोटेस्ट बढ़ गया। कि 18वीं सेंचुरी में एक एजुकेटेड और प्रॉस्पेरस मिडिल क्लास फैमिली क्या हुई, उभरी, जिसने प्रिविलेज सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाई और इक्वालिटी और राइट्स की डिमांड की। ओके, होप सो आपको समझ में आया होगा। मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिए, 2 एग्जाम्पल दिए, एक इजीली आप समझ सको। सो थैंक यू सो मच, बाय।